तो वेलकम करते हैं फिर एक बेहतर से कंटेंट के साथ। जो मृणाल पटेल सर का नोट्स है उन्हीं का हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज के इस टॉपिक में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। पिछले वीडियो में हमने बैंकिंग देखा था, इस वीडियो में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके हिंदी में क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति, ठीक ना। मौद्रिक नीति मतलब होता है कि मुद्रा से जो नीति बनी है, पॉलिसी बनी है, उसको हम मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक ना। मुद्रा का विनियमन नियमन कैसे होता है ये सब उसी नीति के अंदर आता है, ठीक ना। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से साख नियंत्रण के तरीके, ठीक ना, जो उधार होता है उसके नियंत्रण के तरीके। क्वांटिटेटिव जनरल इनडायरेक्टिव, ठीक ना, परिणात्मक सामान्य अप्रत्यक्ष मतलब। देखिए दो प्रकार का होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। ये होगा परिणात्मक, उसका क्या है सीआरआर एसएलआर मिल जाएगा, ओएमओ मिल जाएगा, पॉलिसी रेट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बैंक रेट हो जाएगा, आरआर हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उसके बाद एमएसएफ हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ये अधिक प्रभावी है, ये सब इसमें पाया जाता है। अब कंपोनेंट पूछतेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव या जनरल या इनडायरेक्ट काम कौन कौन सा तत्व है या कौन कौन से उसके सीआरआर हो जाएगा, ओएमओ हो जाएगा, पॉलिसी रेट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे। देखिए ये रहा क्वालिटेटिव, ठीक है ना, बोले ना आपको दो होता है, क्वालिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव। ये देखिए इसमें केंद्रीय बैंक लगभग सीधा हस्तक्षेप करता है, ठीक ना। जो सेंट्रल बैंक है वो इसमें सीधा हस्तक्षेप करता है। पीएसएल इसका है डाउन पेमेंट निर्धारित करना है इसमें, ठीक ना। उपभोक्ता साख नियमन रेगुलर ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, साख राशनिंग रूटिंग ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीमांत आवश्यकता के परिवर्तन नैतिक दबाव और डिफरेंट ब्याज दर, ये सब इसमें क्या है सम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसमें आगे देखते हैं, ठीक है आगे देखते हैं, ठीक है। ये रहा होगा ओएमओ। ओएमओ समझते क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ से पहले हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। ओएमओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये होता है कि एक सरकार एक आरबीआई द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा ये निकाला जाता है। जिसमें समझ लीजिए बैंक पास मान लीजिए अधिक मुद्रा हो गया तो बैंक अपनी मुद्रा को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में परिवर्तन कर देगा। ये वैध होता है, ठीक है ना, ये लीगल होता है। ये सरकार कभी भी ये अवैध नहीं घोषित कर सकती, ये लीगल होता है। सरकार के पास समझिए कि कागज़ होता है, उस पर पैसा लिखा होता है, और सरकार का और आरबीआई का क्या होता है, इस पर साइन होता है, ठीक है ना। सरकार का और आरबीआई का साइन होता है, ये कभी भी फेल नहीं हो सकता है, ये रियल ही होता है, ठीक ना। ये कागज होता है समझ लीजिए, और वही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट जो है सुरक्षा के तौर पर वो देती है कि आपका कभी पैसा डूबने वाला नहीं है, वो हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ठीक समझिए ओएमओ क्या है, तो ओएमओ से मोए जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बेच खरीद की जाती है उसको हम ओएमओ कहते हैं, खुले बाजार की क्रिया करते हैं। देखिए आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बाजार में क्रय विक्रय, बोले ना क्रय विक्रय करना ओएमओ कहलाता है। सेम दोस्तों वही है, सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करती है, जिसके बदले में आरबीआई नोट छाप कर देता है। आरबीआई के पास बहुत सारी सिक्योरिटी जमा हो जाती है, आरबीआई के पास सिक्योरिटी दूसरे बैंक को बेच देता है, तो बैंकों के पास कम पैसा बचने का महंगाई में नियंत्रण हो जाएगी। ये रहा, ठीक ना, ओएमओ। अब देखिए ओएमओ मंदी में आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को सिक्योरिटी खरीदेगा तो बैंकों के पास बाजार में लोन देने का अधिक पैसा हो जाएगा, ठीक ना, अधिक पैसा हो जाएगा। ओएमओ बैंक नोट से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। ओएमओ जो है बैंक रेट से अधिक श्रेष्ठ है इसमें साख नियंत्रण में, क्योंकि इसमें आरबीआई को अन्य बैंकों के सहयोग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आरबीआई किसी और बैंक पर सहयोग पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि ये ओएमओ अपने से वो बना सकती है और ये दे सकती है। ओएमओ से तरलता का रेपो रेट की तुलना में दीर्घकालीन समायोजन होता है। किसी भी प्रकार के आरबीआई के पास पैसा जाएगा तो मनी आपूर्ति होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें दोस्तों, समझ में आया होगा ओएमओ क्या है। अब देखना इन्फ्लेशन है, क्या है, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन क्या है इसमें तो पहले देखिए, इसमें क्या होता है ना, जो पैसे की ना क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। पैसे की क्रय शक्ति क्या होती है, और वस्तु की मांग, वस्तु का जो पैसा है दोस्तों, वस्तु का जो मांग होता है, जो पैसा होता है उसका महंगाई जो है वो बढ़ जाता है। समझ में आया। समझ लीजिए कि 100 रुपये में पहले आपको 5 के जी सामान मिलता था, 5 के जी। अब इसमें ये हो गया कि 100 रुपये में आपको मिलेगा 2 के जी, इसका क्रय शक्ति भी कम हुआ, इसका महंगाई भी बढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। वस्तु की आपूर्ति कम होने से मांग बढ़ जाती है, जिससे वस्तु के मूल स्तर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और मुद्रा का मूल्य गिरता है, यह मुद्रास्फीति कहलाता है। मौद्रिक आय तथा वास्तविक आय में असंतुलन होने के कारण मुद्रास्फीति होती है। मौद्रिक आय और वास्तविक आय में, ठीक है, दोनों में असंतुलन होने के कारण ये मुद्रास्फीति होती है। दो तरफ की मुद्रास्फीति, पहले मांग डिमांड फुल, ठीक है ना, पूर्ति के मुकाबले वस्तु की मांग बढ़ने से भारत जैसे देश में। लागत कॉस्ट प्राइस, उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ना।
डिमांड जनित हो गया पूर्ति मुकाबले वस्तु की मांग बढ़ने से, लागत जनित हो गया उत्पादन लागत बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ने, समझिए कि प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा तो वो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हो गया डिमांड है, डिमांड से वो बढ़ जाता है, समझिए कि बस बहुत कम मतलब बच गया है, कोई गुड्स बच गया है 5-10 किलो 10 किलो तो उसका पैसा दाम बढ़ जाएगा क्योंकि वो कहीं और मिल नहीं रहा है, इसलिए कम परचेसिंग से वो हो जाता है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन कई तरह से WPI, ठीक है ना, होलसेल प्राइस है ये, उसके बाद WPI, ठीक है ना, होलसेल प्राइस। आगे देखते हैं WPI का प्रयोग किया जा रहा है। 676 वस्तु सूचकांक इसमें शामिल है, कितना है 676, 676। आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर 2011-12 ही था, जो पहले था 2004-5। सूचकांक का संकलन उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए WPI का प्रयोग सही माना गया है क्योंकि इसमें सेवाओं को नहीं जोड़ा गया, इसमें जो सर्विस है वो नहीं जोड़ा गया है, जबकि अर्थव्यवस्था में भूमिका सेवा की होती है, ठीक है ना। सेवाओं का थोक स्तर नहीं होता इसलिए WPI में शामिल नहीं होता। सेवाओं का जो थोक स्तर नहीं होता इसमें 10 किलो 5 किलो नहीं होता है, ठीक ना। सर्विस का ये नहीं होता, सर्विस का ये सब नहीं होता है। उपभोक्ता रिटेल स्तर से जुड़े होते हैं, WPI थोक स्तर को ध्यान में रखता है। इसी कारण भारत में CPI का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि CPI का रिटेलर स्तर और सेवाओं में समावेश होता है। RBI महंगाई दर के लिए CPI का आधार बना रहा है, WPI का CPI उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर, ठीक ना, प्रोडक्शन एवं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाली परिवर्तन को मापता है। उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में, ठीक ना, मूल्य को वो परिवर्तन को मापता है, ठीक है ना। ये रहा आधार वर्ष क्या है, इसका आधार वर्ष 2011-12 है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका सूचनांक जारी करता है, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट विधि, वही मुद्रास्फीति मापने का इन्फ्लेशन, ठीक है। यह भारत में मुद्रास्फीति निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग, जैसे आज की मुद्रास्फीति देखनी है तो 1 वर्ष पूर्व मुद्रास्फीति की दर की तुलना करनी पड़ेगी। समझिए आज की मुद्रास्फीति देखना है, कोई वस्तु का दाम 5 रुपये है तो पिछले वर्ष देखेंगे कि उसका 5 रुपये था कि 2 रुपये था, उससे मापा जाएगा, ठीक है। अब बेस इफेक्ट क्या है, आधार प्रभाव। कभी कभी सांख्यिकीय रूप से मुद्रास्फीति की दर अनावश्यक रूप से अधिक ऊंची कम दिखाई देती है, इसे आधार प्रभाव कहा जाता है। आधार प्रभाव उत्पन्न करने वाली वस्तु क्या कौन होती है, खाद्य वस्तु होती है और एक ऊर्जा संबंधित वस्तु होते हैं, ये दोनों समझ लेते हैं। खाद्य वस्तु में जिनकी कीमत उतार चढ़ाव मानसून की स्थिति पर निर्भर करती है उसे खाद्य कहते हैं। भारतीय कृषि का लगभग 60% भाग मानसून पर निर्भर है। और ऊर्जा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का उतार चढ़ाव भारत कच्चे तेल का निर्यात आयात पर निर्भर है, ठीक है। ये हो गया ऊर्जा। देखो ऊर्जा का समझ में आता है कि जो खाद्य से कृषि से नहीं संबंधित हो, जो कृषि से संबंधित है उसको हम खाद्य वस्तुएं कहते हैं। आई होप ये सब समझ में आया होगा। अब भारत में मुद्रास्फीति का कारण क्या है ये समझ लेते हैं। पहला हो गया मांग जनित डिमांड पुल, ठीक ना, इफेक्ट। डिमांड बड़ी कारक, लोगों की आय में वृद्धि होने से मनरेगा, ठीक है ना, आय में वृद्धि हो गया तो मनरेगा भी मिलने लगा। सरकार व्यय में वृद्धि होने से सरकार की व्यय वृद्धि कर रही है। बैंकों द्वारा लोगों को अधिक ऋण देने से, बैंकों द्वारा ब्याज कम करने से, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष की दर में कमी होने से, लोगों का अतिरिक्त पैसा बचने से, परोक्ष अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होने से, वस्तुओं के मूल्य दर में वृद्धि और सब्सिडी लीकेज, ये सबसे कारण है क्या, किसका, मुद्रास्फीति बढ़ने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसमें। अब हो गया इसका वैश्वीकरण क्या है, किसका, मुद्रास्फीति बढ़ने का। चलिए वैश्विक ग्लोबल देखा जाएगा, ग्लोबल, ठीक है। फैक्टर क्या है, देखिए कच्चा तेल में मूल्य में वृद्धि। जिस देश में हम वस्तु आयात कर रहे हैं यदि उसमें मंदी आ जाए, उस देश में मंदी आ जाए, विदेश में उन वस्तुओं की कीमत कमी हो जाएगी जिससे कीमत वृद्धि असर बढ़ेगा। अन्य महत्वपूर्ण कारक MSP में वृद्धि हो जाएगा इसमें, ठीक है। आधारभूत उद्योग की आवश्यकता की मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। और मुद्रास्फीति का प्रभाव देखते हैं क्या कहाँ पड़ता है। सबसे पहले लाभान्वित वर्ग कौन कौन हो गए, जो लाभ किस वजह से प्राप्त होगा ये देखते हैं। ऋण लोग इस वक्त लाभ में रहते हैं, ठीक है। जो ऋण देते हैं वो लाभ में रहते हैं। अपनी कम मूल्य वाली मुद्रा को ऋणदाता को लौटा कर मुक्त हो जाते हैं। कृषक उत्पादक व्यापारियों को रोजगार में वृद्धि होती है, इससे परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग आयात बढ़ेगा, ठीक है। ये लाभान्वित हो गया। कौन से ये प्रभावित हो सकता है या हानि भी जा सकता है, ऋणदाता जो ऋण देता है। उपभोक्ता जिनके पास सरकारी बॉन्ड जीवन बीमा पॉलिसी है, ये भी स्थिर आय वाले समूह भी हो सकते हैं। बैंकों के पास जमीन सार्वजनिक बचत की कमी आएगी, निर्यात घटेगा। और खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा, अनियमित मानसून हो जाएगा, किसान और उपभोक्ता के बीच मध्यस्थ और मौजूदगी। उपभोक्ता की आय बढ़ने से प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की बढ़ती मांग, ठीक है।
अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें ये लास्ट हो गया, ठीक है ना। ग्रोथ रेट बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ेगी, ठीक है ना। ग्रोथ रेट बढ़ती है तो बेरोजगारी की दर कम होती है तो मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी, जिससे रोजगार मिलने से लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे व्यय में वस्तु की मांग बढ़ेगी। दूसरी तरफ रोजगार देने वाली कंपनी की लागत वेतन के रूप में बढ़ेगी, जिससे वस्तु की लागत बढ़ेगी और वस्तु महंगी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। हाँ तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इन्फ्लेशन पूरा टॉपिक खत्म हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें डिफ्लेशन इन्फ्लेशन बचा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको करेंगे कवर। देखिए ये डिफ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति, अवस्फीति, उसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।